15 साल पुरानी सत्ता जाते ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट की ओर आगे बढ़ रही है। जिन दो विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निकाला गया था, ममता ने खुद निकाला था, वही दो विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा अब अपना अलग टीएमसी का गुट बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने विधायकों को जुटा भी लिया है। कहा जा रहा है कि करीब 58 विधायक इस बागी गुट में है और ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष भी बना दिया गया है, ऐसा दावा ठोक दिया है स्पीकर के सामने जाकर। तो क्या सच में ममता की पार्टी टूटने जा रही है? ममता के पास पार्टी एकजुट रखने के क्या क्या रास्ते हैं? क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह शिवसेना एनसीपी के साथ जो हुआ था वो टीएमसी के साथ होने जा रहा है? बीजेपी का इसमें क्या हाथ हो सकता है, क्या रोल हो सकता है और क्या ये जो नया विपक्ष तैयार होगा वो बीजेपी से पर्दे के पीछे मिला हुआ भी हो सकता है या नहीं? इस पर ही आज हम तरकश में बात करने वाले हैं। बंगाल की राजनीति में अगले 5 साल क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ केशव जी हैं, इसके साथ ही दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेता हैं। इसके अलावा टीएमसी से भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं राम प्रकाश पांडे जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो सबसे पहले केशव जी से शुरू करते हैं। केशव जी, टीएमसी क्या सच में टूट रही है? अनुमान तो यही लगाया जा रहा है और जिस तरह से चित्र आ रहे हैं, जो समाचार चल रहा है मीडिया की गलियारों में भी, पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक जो बातें हो रही है उससे ऐसा तो समझ में आ रहा है कि शायद तृणमूल कांग्रेस में एक विभाजन अवश्यंभावी है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने पार्टी के कुछ नेताओं पर कार्रवाई की, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? जब तक देखिए, ये मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ कहता हूं कि ये पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र है। दरअसल वहां पर सत्ता के साथ साथ नेता भी बदलते रहते हैं, यही सबसे विकट स्थिति है। ये बार बार देखा गया है जब भी पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलती है। और ये एक कारण ये भी रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी राजनीतिक पार्टी आई है उनका दौर लंबा लंबा चला है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस कई सालों तक रही, कांग्रेस का शासन खत्म हुआ तो फिर वहां पर वामपंथी शासन आया और सीपीएम की सरकार बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 दशक तक उनकी सरकार रही थी। 1.5 दशक तक ममता बनर्जी की सरकार रही और अब भारतीय जनता पार्टी भी आई है। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र है, ये उनका टिपिकल पॉलिटिकल कैरेक्टर है। वहां पर सरकार बदलती है, लोग भी बदल जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और भी है वैभव जी, क्षेत्रीय पार्टियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल है। क्षेत्रीय पार्टियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि वो प्रायः परिवार पर आधारित पार्टी होते हैं और परिवार जब तक स्ट्रांग होता है तब तक वो चलता रहता है। जैसे ही परिवार की पकड़ कमजोर होती है पार्टी बिखरने लगती है और सत्ता चले जाना, क्योंकि रीजनल पार्टी को पार्टी चलाने के लिए जो शक्ति है वो कहाँ से आएगी? पार्टी चलाने के लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए होता है ना। तो जब तक आप सरकार में होते हैं आप स्ट्रांग रहते हैं, लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। जब आप कहीं भी सरकार में नहीं है, केंद्र में नहीं है, राज्य में आपकी सत्ता चली गई है, तो फिर जो वो कार्यकर्ता जो एम्बिशियस हैं, जो किसी कारणवश निहित स्वार्थ से या जो अपने राजनीतिक उदय, मैं स्वार्थ जब कह रहा हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि धन के लोभ में आए हैं या कोई और। पॉलिटिक्स में भी लोगों के एम्बिशन होते हैं, उनको भी कुछ बनना है। तो इस उम्मीद से जो पार्टी में आते हैं उनके लिए वहां पर कुछ रह नहीं जाता है, तो फिर वो सत्ता पक्ष की तरफ देखने लगते हैं। कई सारे राज्यों में ये हुआ, यहाँ तक कि अगर हम पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो ये महाराष्ट्र वाली स्थिति है। वहां पर शिवसेना 2 फाड़ हो गई थी, फिर वहां पर एनसीपी 2 फाड़ हुई। अब यही स्थिति लगभग पश्चिम बंगाल में लग रही है कि तृणमूल के भी 2 टुकड़े शायद हो जाएंगे। इसका बड़ा कारण ये रहता है कि जब क्षेत्रीय पार्टियों की सत्ता चली जाती है तो फिर कार्यकर्ता पावर के खोज में, पावर की तलाश में सत्ताधारी विकल्पों की तरफ उन्मुख होते हैं। बिल्कुल केशव जी, एक बात और उठ रही है कि टीएमसी के नेताओं को अब एक भय है कि बीजेपी के पास अब राज्य की सत्ता की भी कमान है, तो राज्य और केंद्र दोनों की जांच एजेंसियां उनके पीछे लगेंगी और उनसे हिसाब बराबर करने जैसी भी ऐसी कोशिश हो सकती है, ऐसा टीएमसी के लोगों का दावा है। इसी वजह से भगदड़ मची हुई है। मेहमानों के पास चलते हैं। प्रदीप सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप सत्ता में बैठ जाते हैं तो विपक्ष भी आप खुद ही चुनते हैं कि विपक्ष में कौन नेता बैठेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। यही काम आपने महाराष्ट्र में किया, यही काम आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं।
वैभव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज सर। नमस्कार, और साथी वक्ताओं को नमस्कार, और दर्शकों को प्रणाम। ये आरोप हमारे लिए कोई नए नहीं है मिश्र जी। बंगाल का जैसे ये घटनाक्रम शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, लेकिन आपने सीधे आरोप ही सीधे सिर पे फोड़ दिए। तो उसका भी जवाब है कि हम तो अभी देखिए कितना समय हुआ है, आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है, एक महीना भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। अब आप उसी तरह से अंदाजा लगाइए कि जिन पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं होती, केवल अवसर होता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। और दूसरी बात, जिसकी शुरुआत जहां से हुई, मैं तो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए, हर धंधे में, हर व्यवसाय में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं नेपो किड्स होते हैं, कहीं सफल होते हैं और कहीं असफल होते हैं। तो जबरदस्ती जब करियर थोपा जाता है तो यही चीज निकल करके आती है। अभिषेक बनर्जी जी, जो कि भतीजे हैं इस समय ममता जी की, इतनी पुरानी लेजेसी अगर कहें भाई, वो विपरीत विचारधारा की हैं, लेकिन उनके भी समर्थक हैं, वो भी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। और उनकी लेजेसी इतनी जल्दी गिर जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऐसी कल्पना जो है थोड़ा विश्लेषकों के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है कि 3 दशक तक, लगभग 2.5 25 साल तक 2001 से वो सक्रिय रही वहां पे, और उसके बाद से अब यहाँ पे आके ये देखना निश्चित तौर पे उनके लिए दुख की बात है। और वही मूल बात की भाई, तृणमूल की विचारधारा क्या थी विचारधारा? भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, अति तुष्टीकरण करना, और जब वन साइडेड तुष्टीकरण होता है तो उसका रिजल्ट बड़ा भयावह होता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और ये तृणमूल कांग्रेस है। स्थिति देख लीजिए, अभी ये बहुत डेवलपिंग बात है, अभी तो 4-6 घंटे भी नहीं बीते तो हम पे आरोप, तो हमको तो आदत हो गई है हमारे कार्यकर्ताओं को सुनने की कि ठीक है, आपने फोड़ दिया, आपने फोड़ दिया। अरे अभी तो आप बताइए, आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, उसमें कहा गया कि ये इनको निकालने का प्रयास किया गया और इन दोनों लोगों ने ही जो है अपने आप को किया। प्लस दूसरी बात, अब जैसा मैंने कहा कि ये नेपो किड हैं अभिषेक बनर्जी जी, या अनुभवहीनता की कमी, आपको बनी बनाई पिच मिल गई और आप उस पर धकाधक खेलने लगे। लेकिन चूंकि आप ग्रासरूट लेवल पे नहीं उठ के आए थे, तो आपको एक मानवीय टच होता है कि भाई चुनाव आते हैं, चुनाव जीतते हैं कार्यकर्ता, चुनाव हारते हैं, लेकिन एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। राजनीतिक दलों के अपने ऊपर में, अपनी हायरार्की में एक कनेक्ट होता है हर कार्यकर्ता, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से का कनेक्ट होता है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप देख लीजिए इतिहास क्या है कि उनके यहाँ विधायक नहीं जा पाते थे, सांसद नहीं जा पाते थे, और किस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करते थे। तो इसका खामियाजा तो उनको देखने को मिलेगा ही। और ये जो सच्चाई है, हर व्यक्ति के साथ, आप अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, प्रदीप जी एक बात बोली जाती कि मोमेंट ऑफ। प्रदीप जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है, केशव जी से भी आपके कुछ सवाल हैं जी। हाँ, नहीं प्रदीप जी, आपका स्वागत है वन इंडिया में। और सवाल यही है कि आपने विचारधारा की बात कही है, और विचारधारा शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ नाम कौंधे हैं। इनकी विचारधारा के बारे में भी आपके ख्याल हम जानना चाहेंगे। हिमंता विश्व शर्मा की विचारधारा क्या थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की विचारधारा क्या थी, और अजित पवार की विचारधारा क्या थी? जी बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा। कार्यकर्ता जब अपनी पार्टी को बदल करके आता है और जब नए परिवेश में आता है, मैं थोड़ा सा इसको लार्जर में कहना चाहूंगा कि तृणमूल एक क्षेत्रीय दल से ज्यादा का कुछ नहीं था। इंडिया गठबंधन नेता आप कहीं जाती थी। अब जब ये लोग, सिंधिया जी की आपने बात की, तो उनकी दादी अम्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से थी। उन्होंने अपने विचार बदले, जहां सहमति मिली वो आए। हेमंत विश्व शर्मा आज हमारे टॉप के परफॉर्मिंग मुख्यमंत्रियों में से हैं। संविधान, अब आप अगर आपको संविधान को लगता है कि संविधान को साइड रख करके वो शासन चला रहे हैं, तो आपके पास न्यायालय के दरवाजे, आप अपनी बात रख उठा सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। और अगर आप इन तीनों में एक को भी साइड रख करके अगर आप कोई काम करते हो और पद पे हैं, तो निश्चित तौर पे आप पे हीट आएगी। लेकिन कोई व्यक्ति जब आता है किसी पार्टी में, उसको अपना करके अपनी बात को आगे बढ़ाता है, तो बताइए, सफलतम मुख्यमंत्रियों में से हैं आसाम के हम। नहीं सर, हमारा भरोसा तो संविधान पर ही है,
लेकिन ये वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट भी सही है क्या, कि किसी भी विचारधारा से आए और एक बीजेपी वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जाएं, एकदम सफाक हो जाते हैं, सारे दाग धुल जाते हैं। ये सवालों, ये वॉशिंग मशीन वाले सवाल की आदत हो गई। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि हेमंत बिस्व शर्मा जी पे अक्सर पूछते हैं कि उन पे बहुत बड़े आरोप थे, तो मैं एक चीज की अश्योरिटी आपको देना चाहता हूं कि वो बंद नहीं हुआ। जब भी न्यायालय में उनकी पेशी होती है तो वो गए हैं, वो प्ली नहीं किए हैं, भागे नहीं है वहां से। ये बाकी काम न्यायालय करता है, न्यायवेदिता नहीं हूं, मुझे ज्यादा, मैं लॉ का स्टूडेंट जरूर हूं लेकिन तो मेरी डिग्री पूरी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एक स्पेशल पैकेज मिल करके रिलीफ मिल जाती है, जैसे इकोनॉमिक पैकेज मिलते हैं। वो केस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, अपने दर्शकों को हम ऋतव्रत बनर्जी जो बागी विधायकों के गुट का नेतृत्व कर रहे हैं उनका बयान भी बता देते हैं पढ़कर। उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मांग है कि वो मुख्य सलाहकार की तरह पार्टी का नेतृत्व करती रहें। आपको बता दें कि ये जो गुट बना है 58 विधायक इसमें शामिल हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इन विधायकों का कहना है कि ममता बनर्जी से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी से हमारा कोई संबंध भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक अभिषेक बनर्जी का हमारी पार्टी और जनता से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिनों तक छिपे नहीं रहते वो, बल्कि बाहर आते। उन्होंने कहा कि अभिषेक को चोरों की तरह पीटा गया है। पिटाई के बाद भी अभिषेक कह रहे थे कि उनकी सुरक्षा जनता करेगी। यानी ये जो बागी विधायक हैं केशव जी, इनकी एक तरह से अभिषेक से इनका कुछ ज्यादा ही दुश्मनी दिख रही है, अभिषेक से ज्यादा ही नाराजगी दिख रही है, ममता से थोड़ा कम। दिलीप घोष बीजेपी के बड़े नेता हैं, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अभिषेक बनर्जी थोपे गए नेता थे, पहले कोई डर से नहीं बोलता था, अब उनकी सरकार चल गई है, चली गई है, लोग निर्भीक होकर के बोल रहे हैं। हो भी सकता है, कई सारे राज्यों में देखा गया है कि परिवारवाद की बलि चढ़ जाती है राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय स्तरों पे। बिल्कुल, ये एक संभावना हो सकती है। और कई जगह, जैसे मैं अगर बात करूं तो आज हमने दिन में देखा कि वहां पर कर्नाटक में डीके शिव कुमार की ताजपोशी हुई है बतौर मुख्यमंत्री, और उससे पहले सिद्धारमैया थे। सिद्धारमैया कभी जेडीएस में हुआ करते थे और जेडीएस में देवगौड़ा जी के दाहिने हाथ हुआ करते। देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री बने तो ये उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, लेकिन फिर वहां पर जेडीएस में देवगौड़ा के बाद उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी आगे सिद्धारमैया जैसे कद्दावर नेता को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा थी, कांग्रेस में आ गए। कई सारी जगहों पे होता है। शिवसेना में ही देख ले, शिवसेना में तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वहां पर अलग हो गए। तो कई सारी जगहों पर ये परिवारवाद, ये पारिवारिक मोह। मायावती जी का हाल देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो भी भतीजे के कारण उनकी पार्टी को कहा जाता है कि दुर्दिन देखने पड़े। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और हमें उस मैंडेट पे सवाल उठाने का कोई हक तो नहीं बनता है, लेकिन उसका विश्लेषण जारी रहेगा, लोग कर ही रहे हैं पिछले 1 महीने से। फिलहाल अगर ये देखें कि अभिषेक बनर्जी बहुत बड़ा कारण थे, तो मुझे लगता है कि ये नाराजगी सिर्फ अभिषेक बनर्जी के लिए ही नहीं थी। जिस तरह से परिणाम आए हैं वो नाराजगी ममता बनर्जी के लिए भी थी। और लाख ये बात कही जाए, हाँ, ममता बनर्जी का जो एक फाइटर स्पिरिट रहा है, जो 4 दशकों की राजनीति रही है उनकी पश्चिम बंगाल में, पहले कांग्रेस के साथ और फिर तृणमूल कांग्रेस बनाकर, तो पश्चिम बंगाल के लोग आज भी ममता बनर्जी का वो सम्मान जरूर करते हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं कि ममता बनर्जी एक सलाहकार के तरह पार्टी का मार्गदर्शन करें और जो नई पीढ़ी है वो आगे आएगी। अभिषेक बनर्जी पर सारा ठीकरा फोड़ देना भी सही नहीं है। लोगों की नाराजगी ममता बनर्जी सरकार की नीतियों की वजह से भी थी। अभी हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि जो तुष्टीकरण करती है वो पार्टियां, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जो अत्यधिक तुष्टीकरण कर देती हैं तो फिर एक लेवल होता है, वो सैचुरेट हो जाता है, लोगों का जो गुस्सा है एक मजबूत विकल्प दिखाई देता है, तो लोग उसको, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। पश्चिम बंगाल के केस में भी यही हुआ और कई सारे राज्यों में ये हुआ है। तो सारा ठीकरा अभिषेक पर फोड़ देना ही सही नहीं होगा। ये नाराजगी ममता से भी थी। हाँ, ममता के फाइटर स्पिरिट को लोग आज भी सलाम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ बीजेपी के नेता जो बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा है ममता बनर्जी की राजनीति को वो भी मतलब उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल। और जो ये बागी नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारी वो सलाहकार बनकर रहें, हमें बताती रहें कि आगे क्या करना चाहिए, ये ठीक वैसा ही हो रहा है कि महाराष्ट्र में हम देख रहे थे जब अजीत पवार अलग हुए थे, अपने विधायकों को लेकर चले गए थे, तब वो भी कह रहे थे कि शरद पवार अभी हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे, उनसे हम बीच बीच में सलाह रहते रहेंगे, लेकिन पार्टी को अब युवा नेतृत्व चाहिए, अलग नेतृत्व चाहिए। जी सॉरी, मैं जबरदस्ती एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। आप महाराष्ट्र में क्यों देखते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। वहां पर भी लालकृष्ण आडवाणी को, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को, उनको भी मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। वो जहां पर है वो अपने सम्मान के साथ बैठे हुए हैं। जिनको आगे आना था वो आगे आ चुके हैं, फिर एक समय आएगा ये भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं और इस बात को स्वीकार करेंगे। हो सकता है उनको इस बात पर आपत्ति भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में डिफरेंस यही है, इन्होंने अपनी एक कार्य संस्कृति विकसित की है, इनका अपना एक अनुशासन है, और जो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आरएसएस की पाठशाला से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कोर आरएसएस से बनता है जी, तो वो उस अनुशासन को किसी भी हद तक पालन करते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। तो चाहे वहां पर महत्वाकांक्षा कितनी भी बलवती क्यों नहीं हो, लेकिन वो अपनी लिमिट को समझते हैं, अपने रोल को समझते हैं, और जो भूमिका उन्हें दी जाती है उसी में संतुष्ट रहते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी पार्टी में ये महत्वाकांक्षा बहुत आक्रामक हो जाती है, वहां पर अतिशय महत्वाकांक्षा भी रहती है, जो आखिरकार पार्टी में टूट का कारण बनती है। बिल्कुल। बीजेपी का अगर हम उदाहरण देख लेते हैं तो अटल आडवाणी वाले किस्से में भी तो यही हुआ था। जब मंदिर आंदोलन हुआ था, रथ यात्रा निकली थी, तो उस वक्त आडवाणी सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार बनानी पड़ेगी, गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ही उपयुक्त चेहरा होंगे, इसलिए उन्होंने खुद ही घोषणा की थी। वो सिमिली मेरे ख्याल से थोड़ा उसको साइड करके सोचना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व के लिए आगे लाया गया था। ये मत भूलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और अटल आडवाणी में कौन बड़ा ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसमें आडवाणी साइड नहीं किए गए थे, वो अटल के बराबर के सहयोगी थे। लेकिन 2014 में आडवाणी जी, जोशी जी, सारे लोग चले गए मार्गदर्शक मंडल में। तो भारतीय जनता पार्टी में इस भूमिका को स्वीकार किया जाता है और इसीलिए उनका सम्मान बना रहता है पार्टी कैडर में। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं वहां पर यही दिक्कत है, वहां पर उनको वही तामझाम चाहिए, वही रौब चाहिए जो कभी 30 साल पहले उनके पास हुआ करता था। वहां पर जो जनरेशनल शिफ्ट है उसको जो राजनीतिक पार्टियां एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वहां पर ऐसा विद्रोह होता है। यही चीज महाराष्ट्र में हुआ, हमारे फ्रेम में अभी दिख रहे हैं शरद पवार जी। यही चीज अभी शायद पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, जिसकी बिल्कुल भूमिका दिख रही है। प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी खबरें तो ये भी आ रही थी, कई सारे विधायक चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही चल लें, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, आपकी जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कुछ हुआ था, अंदर खाने कोई बात हुई थी? और एक सवाल इसमें और है, पार्टी टूटती है तो पार्टी किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला सिर्फ विधायक दल विधायक ही नहीं करेंगे, सांसद भी टीएमसी के पास 29 हैं। क्या सांसदों को लेकर भी आपके पास कोई खबर है? लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं है, टीएमसी के सांसद लेना चाहेंगे आप लोग? वैभव मिश्र जी, मैंने शुरू में बोला कि एक बात हो रही थी, आपके सहयोगी भी कुछ बातें कह रहे थे, मैं उसको ध्यान से सुन रहा था। देखिए, ये अभी एक ताजा घटनाक्रम है जो कि अभी अभी घटित हुआ है। राजनीति में 2-4 घंटे की बातों को थोड़ा निश्चित हर क्षण गंभीर होता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है ना, क्योंकि हमारे नीति निर्धारकों ने बहुत पहले ही कह दिया कि हमें अब किसी भी टीएमसी के कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, बंगाल में और बाहर। और संसदीय प्रणाली के कुछ नियम भी होते हैं। कोई विधायक जब अलग होता है अपनी पार्टी से तो वो सीधे मर्ज नहीं होता है, वो पहले अपनी स्थिति को बताता है कि भाई 3/4 का हिसाब किताब है नहीं। 1990 के दशक के बाद से कुछ ऐसे नियम बने जिसे दल बदल कानूनों में बहुत परिवर्तन हुआ। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो अभी इस बात को अति बहुत शीघ्र हम लोगों ने अपना स्टैंड बहुत पहले ही क्लियर कर लिया था। न कोई कार्यकर्ता, न कोई
नेता हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम जिन वादों के साथ बंगाल में हम चुनाव लड़े थे और जिनसे हम जीत के आए हैं उन फोकस करके। लेकिन प्रदीप जी, बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं होगी कि जो कुछ अभी टीएमसी में हो रहा है उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पा रहे। अरे कहीं ना कहीं तो आग आप लगा ही रहे होंगे। अरे आप सर, अब देखिए, कोई ये हम कोई चाय की दुकान तो वैसे वहां पे भी बहुत गंभीर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन हम भी यहाँ पे कम से कम स्नातक हैं और हम काफी समय से राजनीति को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जी रहे हैं। ये इतने घंटे में हमने अपना स्टांस पहले ही क्लियर कर दिया। ये आंतरिक कलह है। आप देखिए ना, अभिषेक बैनर्जी जी की जो स्थिति है, ये पार्टी का, एक क्षेत्रीय पार्टी का इतना गुरूर नहीं होता है, और जब भी नेपोटिक्स थोपे जाते हैं कार्यकर्ताओं का, किसी भी पार्टी का अपमान होता है, उसका असर देखने को मिलता है। देर नहीं सवेर उसका असर देखने को मिलता है। दूसरी भी पार्टियां हैं, उनके में भी परिवारवादी हिसाब किताब है, लेकिन कम से कम उनके कार्यकर्ता या जो दूसरी सेकंड जनरेशन के जो उनके पुत्र हैं या तो उन्होंने पद संभाल रखा है, वो कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं। और कुछ पार्टियों में तो वो ध्यान भी रखते हैं कि अच्छा, हमारे पापा के साथ के पुराने कार्यकर्ता हैं तो मैं भी इनका सम्मान करूंगा। ऐसे भी देखने में आया है कुछ पार्टियों के साथ। लेकिन आप देखिए ना, 350 सुरक्षा कर्मी लगे रहते थे उनके घर के पास, यानी जाने के लिए आपका रेंट तक आपका जो है वो होता था। तो कौन सा स्वैग था, किस आप विचारधारा को या किस मानसिकता से आप रहते थे कि कार्यकर्ताओं को या सांसदों को, विधायकों को भी बड़ा अपमानित महसूस होता था कि आप भी विधायक हैं। ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी होती है, तो इसका सम्मान होता है जिसमें सभी जी आपके पास आएंगे सर। राम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी, पार्टी आपकी टूट रही है, बचा नहीं पा रहे आप लोग, सत्ता जाते ही सब बिखर गया। ऐसा लग रहा है कि असंतोष पहले से ही था, बस लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही सत्ता हाथ से जाए हम अपनी बात रखेंगे, हम विद्रोह कर ही देंगे। देखिए, असंतोष से ज्यादा तो सत्ता जैसे ही जाए हम अपना चेहरा बदलेंगे। जो जो मुझे लुभावना वादा मिला है वो पूरा वो देखा जा रहा है और इतिहास में है। ये इनके इन प्रकरण की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 में लगी, उसका ही परिणाम है। ये वो देखने में आ रहा है, ठीक है। और ये और कुछ नहीं होगा, विरोधी और सत्ताधारी दोनों एक सुर में बोलेंगे, जो होना है वो होना है, ठीक है। तो उस तरह से प्रक्रिया को अपनाया गया है। नहीं सर, पांडे जी, प्रदीप जी आपके साथ ही इस डिबेट में हैं और वो तो कह रहे हैं कि उनके पास तो पर्याप्त संख्या बल है, उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि आपकी पार्टी में तोड़फोड़ करे, वो तो आराम से सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। आपको अपना कुनबा क्यों नहीं संभल रहा है? आखिर कार्यकर्ताओं का, आपके विधायकों का जो रोष है, जो आपत्ति है, क्यों ये बाहर आ रहा है? क्यों उनकी अपेक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को तरजीह नहीं दी गई इतने सालों तक, जिसकी बात आपके नेता कर रहे हैं? ऐसा देखिए, जो विरोधी अगर ममता बनर्जी के हिसाब से एलओपी के नेता बनेंगे तो वो तो विरोध करेंगे इनके किसी भी काम का, ठीक है, जो जनता के पक्ष में नहीं किया, जैसे जो बुलडोजर का। किंतु इनके नहीं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा सर, उनकी बात तो बाद में आएगी। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपको अपने पार्टी के लोग क्यों नहीं संभल रहे हैं? क्यों वो लोग बाहर जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके? वहां भी तो वो सरकार में नहीं जा रहे हैं ना, वहां भी वो विपक्ष में ही रहेंगे, यहां भी विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में जा रहे हैं, किंतु उसको लोभ इतना दे दिया गया है कि भाई तेरा घर तो हम तेरे इलाके को कर देंगे, तुम्हारी हर बात को मानेंगे, तुम ममता बनर्जी का साथ छोड़ दो। जी, आप जो काम करवाना चाहोगे करेंगे, आप ममता बनर्जी के नेतृत्व को मत मान। ऐसा कौन कह रहा है? क्या दिल्ली से लोग लगे हुए हैं या बीजेपी की राज्य की सरकार ऐसा कुछ कर रही है? आप पूरी 2026 के इलेक्शन में हमने क्या देखा? ममता बनर्जी को जिस भाषा से हमारे गृह मंत्री ने बोला एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, तो उनको तो भाई उनसे ही बदल देना था। नहीं, 2021 में जो बोला था तो पश्चिम बंगाल की जनता ने 2021 में उसका जवाब भी दे दिया। अब हम 2021 से 2026 में पहुंच गए हैं। 2026 में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और आपके विधायक आपकी बात नहीं मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात मान रहे हैं। यह तो एक और भी अजीब स्थिति है ना। जो वर्षों तक आपके साथ रहे हैं, वो आपके साथ, उन्होंने सत्ता का स्वाद भी चखा है, आपके संघर्ष में भी साथ थे,
अब क्या बात हो गई है कि ऋतु वर्मा जैसे आपके विश्वस्त लोग हैं, उनको आपने पार्टी से भी निकाल दिया, आपकी जो सुप्रीमो है उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, और उनके साथ करीब कहा जा रहा है कि 58 और लोग हैं जो पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात थी और क्या बात हुई? सत्ता बदलते ही सब कुछ बदल गया? तो खैर, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे इतने वर्षों से, वो सिर्फ पावर के लिए ही जुड़े हुए थे या कुछ उनकी आइडियोलॉजी थी, कुछ समाज सेवा की भावना थी? क्या बात हुई? बिल्कुल। और जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो कह रहे हैं कि उनको दबा कर रखा गया था। अभी वो उनको दबा के, अभी भी जो ममता बनर्जी के साथ है वो ही दल के सच्चे भक्त हैं और वो ममता बनर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, और जो नहीं है वो केवल मलाई खाने आए थे और कुछ नहीं। उनको इसीलिए आप फिर मलाई खाने के लिए सत्ताधारी के साथ जा रहे हैं, उनके लेकिन राम प्रकाश जी, बहुत हैरानी वाली बात है, तमिलनाडु के चुनाव परिणाम भी उसी तारीख को आए थे जब पश्चिम बंगाल में आए, वहां भी स्टालिन की सत्ता चली गई, मुख्यमंत्री पद से वो हट गए। लेकिन हम डीएमके में तो ऐसा कुछ नहीं देख रहे कि कोई करुणानिधि के परिवार के खिलाफ कोई विधायक जा रहा हो, वहां तो अभी भी उनका पूरा कंट्रोल पार्टी पर है। लेकिन टीएमसी में 1 महीने के भीतर ही ये सब शुरू हो गया। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी आज के डेट में, आज की तारीख में भारतवर्ष में एक चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये हार भी गई है तो भी ये अगर आगे चलेंगी तो इन्हें फिर ये उनके साथ कारवां जुड़ेगा, इन्हें डर है उनसे। तो इनको इस तरह से अपवस्त कर दिया जाए, इनके दल को तोड़ दिया जाए, इन्हें हर चीज से, हर हथकंडे इन पर हाथ जाए, तो उसके प्रक्रिया है। ये ऑपरेशन लोटस है, ममता बनर्जी को सरेआम एकदम खत्म कर देने का प्रक्रिया। चलिए, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो बीजेपी पर ही लगा रहे हैं सीधे तौर पर। जी किशोर जी, कुछ? दरअसल ये ऑपरेशन लोटस नहीं, अगर होगा तो ऑपरेशन लोटस टॉप अप होगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस तो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में हो चुका है। अब शायद उसको टॉप अप कर रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसको टॉप अप कर रहा होगा। हमारे साथ प्रदीप जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपने क्यों कर रखा है? सीधा सीधे उन्हें अपनी पार्टी में ही क्यों नहीं मिला लेते? आपके सामने बैठे हुए हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, और वो कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो उनके विधायक तुर रही है, और उनको विपक्ष में क्यों रख रहे हैं? सीधा सीधी उन्हें अपनी पार्टी में मिला लीजिए, अपनी सरकार में मिला लीजिए, और आपकी सरकार एकदम मजबूत हो जाएगी, कभी हिलेगी नहीं। फेविकॉल का मजबूत जोर, रुझान भी आपके साथ है। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, इस समय राम प्रकाश पांडे जी का जो दायित्व है उसका निर्वहन करना एक बहुत ही हिम्मत और बड़ी मजबूती का काम है। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी वही जानते हैं। अभी तक मैंने कहा, ये शुरुआती दौर है, आरोप तो लगते रहते हैं। राजनीति में काम ही आरोप लगाना का है। जो विपक्षी दल होते हैं आरोप ही तो लगाते हैं। सरकार के पक्ष में कभी किसी विपक्ष को आपने देखा है यहाँ पे? सब ठीक है भाई, हम आपके साथ हैं, आप चलिए। वो आरोप नहीं लगा, आप ऑपरेशन लोटस से इनकार थोड़ी करते हैं। आप तो ऑपरेशन लोटस करते रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने ऑपरेशन लोटस किया। अब सर, ये ऑपरेशन लोटस का डिफिनेशन क्या है सर? ऑपरेशन लोटस का डिफिनेशन बोल दिया कि ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन लोटस का डिफिनेशन साफ है। जहां पर आप हैं वहां तो ठीक है, जहां नहीं भी हैं वहां पर आप दूसरे को अपने आप में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑपरेशन लोटस वही है कि सबको भाजपा बना देंगे। क्या हमारे केशव जी, क्या हमारे देश में बंधुआ मजदूरी संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? क्या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बंधुआ मजदूर बनाने नहीं है ना। तो क्या ये लोग 18 साल के नीचे के वयस्क हैं? क्या ये सारे 18 साल के ऊपर के हैं? क्या उनका विवेक नहीं है? क्या निश्चित तौर पर वो विवेक, क्या वो नहीं हुए? वो चुनाव कैसे? यही तो ऑपरेशन लोटस है सर, यही तो ऑपरेशन लोटस है ना। आप सुनिए ना मेरी पूरी बात। जी प्रदीप जी, अपनी बात रखिए। संविधान प्रश्न है प्रदीप जी कैसे, उसका जवाब देंगे तो वो खुलासा हो जाएगा। मैं पूछ लेता हूं। जी पूछिए राम प्रकाश जी। बड़े भाई साहब जैसे हैं, मैं उनको सम्मान के साथ ही बोलूंगा। जी जी प्रदीप जी, मेरे को एक ही चीज का जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, राम की बात करती है, सनातन की बात करती है, और जो कि मैं भी सनातनी हूं, तो मुझे ये जिज्ञासा हो रहा है, क्या मेरे धर्म में ऐसा सिखा है कि जिस दल को जन्म देने वाली ममता, उस दल को खंडित कर देने का जो प्रक्रिया चल रहा है? मैं नहीं कहता हूं चलिए भारतीय जनता पार्टी ने,
क्या मेरे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के दो शब्द नहीं होने चाहिए कि यह गलत हो रहा है, जहां यह भारत के राजनीति में एक गलत तरीका है? नहीं, यहां जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी शुभेंदु अधिकारी जी पहले तृणमूल कांग्रेस के, उन्हीं के नेतृत्व में राजनीति सीखे हैं। यहां पर कोई शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे एक प्रखर नेता है जिनको आगे भारत पंडित जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मिलेगा। जी प्रदीप जी जवाब दीजिए। केशव जी इनके प्रश्न को एक बार रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि आवाज बीच में कट गई तो मैं समझ नहीं पाया। राम प्रकाश जी का कहना है कि एक पार्टी, दे दूंगा, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या पूछा है आपसे। वो कह रहे हैं कि एक पार्टी जिसे ममता बनर्जी ने खुद बनाया है, उस पार्टी में ऐसी टूट-फूट हो रही है, क्या ये गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को ये मंजूर है, उनको अच्छा लग रहा होगा? ऐसा करके उन्होंने कुछ पूछा था। नहीं, उन्होंने साफ साफ पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं या फिर दूसरे नेता वो तृणमूल कांग्रेस में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, वो पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिसमें अमित शाह जी और मोदी जी हैं, क्या उनके पास एक शब्द भी नहीं है इस पर बोलने के लिए? वो कह नहीं सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। मैंने ये भी नहीं पूछा, यही बोला जो धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। और वो तो कह रहे हैं कि वो भी सनातनी है। दरअसल ऑपरेशन लोटस वहां पर भी हो गया है, पांडे जी भी कह रहे हैं सनातनी है। जी प्रदीप जी जवाब दें आप तसल्ली से। तो मेरे भारतवर्ष में जो धर्म को लेकर बात कहती है, जो धर्म हो रहा है वहां बिल्कुल जवाब देने दीजिए। प्रदीप जी जवाब दीजिए। पंडित जी सुन लीजिए ना, क्यों बात रहे हैं। देखिए क्या है कि जहां तक हमारे नेतृत्व की आपने बात कही, तो हम एक राजनीतिक व्यवस्था में है। राजनीतिक व्यवस्था पक्ष और विपक्ष होता है, तो हमें अपने विपक्षियों को, हम सुधार कार्यक्रम नहीं चला रहे कि हमारे विपक्षी सुधर जाए या उनकी गलतियां का खामियाजा उनको न भुगतना पड़े और हम उसमें जो है समाज सेवा करने पड़े। ये राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम शासन में हैं, हम अपने शासन वाले काम को करेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। हम किसी का, आपका नेतृत्व कमजोर है या नेतृत्व की नींव एकदम रेत की जैसी थी, तो उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार थे। तो हम अपने कामों को करेंगे या हम आप पार्टी बचाते फिरेंगे? हमारी आपकी पार्टी बचाने से हमारा क्या सरोकार है? आपका बड़ा नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व था, बहुत विज्ञापन होता था उसका, तो वो क्यों नहीं उठा पा रहा है? मतलब किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, ये कहां की समझदारी है भाई? चलिए दूसरे राजनीतिक दल है, हमारा राजनीतिक दल। राम प्रकाश जी ने अभी कुछ देर पहले एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि करते हैं तो ये अधर्म हो और भारत के लोग जहां लोग तो जो तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, वहां पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। राम प्रकाश जी आपके पास आ रहे हैं। प्रदीप जी अभी कुछ देर पहले राम प्रकाश जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री नहीं रही तो बीजेपी को डर है कि वो इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट कर सकती हैं, क्योंकि कई सारे नेताओं से उनकी लगातार बात हो रही है। अखिलेश यादव उनसे मिलने जा चुके हैं, राहुल उनसे लगातार बात कर रहे हैं। बीजेपी को यह डर था कि कहीं ममता फिर से विपक्ष को एकजुट न कर दें, जो काम नीतीश कुमार ने किया था 2024 से पहले, हालांकि वो बाद में एनडीए में चले आए। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि ममता की पार्टी ही ना बचे। क्या आपको डर लग रहा था सच में कि ममता खाली तो बैठने वाली है नहीं? वो जुझारूपन उनके अंदर शुरू से है। मिश्रा जी अब जवाब सुन लीजिएगा, बीच में आशा करता हूं कि मेरा जवाब आप पूरा बिल्कुल को टोकेगा नहीं। ये तो आज की घटना है। इंडिया गठबंधन जब से बना है, इसका कन्वीनर कौन है? क्या ममता जी पिछले चुनाव में कांग्रेस को भाव दे रही थी? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी थे सदन में, अधीर रंजन चौधरी जी। ये जाहिर है क्या रिश्ता है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में। उसी तरह से कांग्रेस का रिश्ता बिहार में, कांग्रेस का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ प्रदेश में, कांग्रेस का रिश्ता पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ, गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ और अन्य क्षेत्रीय दलों में, और इंडी गठबंधन के घटकों का रिश्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ कैसा रहा है। तो इंडी गठबंधन का आपने ये बात बताई, अब मेरे सुनने में आया था कि ममता जी फोन कर रही हैं और कोई फोन भी नहीं उठा रहा है।
तो ये जो भ्रामकता की स्थिति है, इंडी गठबंधन अपने पहले दिन से उतना मजबूत नहीं था। हाँ ठीक है, विपक्ष एकजुट हो रहा था, लेकिन उसकी एकजुटता का कोई प्रमाण नहीं मिला। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में फ्रेंडली फाइट भी हुई है। राजनीति में फ्रेंडली फाइट होती है। ये तो टूर्नामेंट जब होता है, खिलाड़ी जाते हैं, मेन प्रैक्टिस सेशन में होते हैं, दोनों टीमें एक ही काम पे प्रैक्टिस कर रही होती है, तो एक मैच हो जाता है, उसको फ्रेंडली फाइट तो आप लोग भी करते रहते हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो अजीत पवार और एनसीपी के साथ आप भी आमने सामने ही लड़े थे। ये सब तो होता रहता है सर। राम प्रकाश जी के पास चलते हैं, कुछ आखिरी के सवाल है जी। आएंगे प्रदीप जी आपके पास। राम प्रकाश जी, प्रदीप जी का जो कहना है सच वही बात है। 2024 से पहले जब विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन नाम का एक गठबंधन बना था विपक्ष का, तब ममता बनर्जी के बोल सबको याद हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कह दिया था कि 40 सीट भी आ जाए बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल में हम इनको सिर्फ 2 ही सीट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। गठबंधन नहीं हो पाया था पश्चिम बंगाल में, सबको पता है। तो जब आपके पास सत्ता थी, आपके पास 215 216 विधायक थे, तब आपकी बोली भाषा कुछ और थी। जब आपके यहां से सत्ता चली गई, विधायकों की संख्या 80 आ गई, उसमें भी 58 टूटकर जाने वाले हैं, तब आपको इंडिया गठबंधन की याद आ रही है, तब आप राहुल गांधी से बात कर रहे हैं और भी विपक्ष के नेताओं की बात कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए ऐसा नहीं कर रहे थे। देखिए, 4 तारीख के रिजल्ट निकलने के बाद ही ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था कि अब मेरे पास कुर्सी नहीं रही, मैं मुक्त हूं और मैं केंद्र अब भाजपा के विरुद्ध लड़ूंगी और मैं रास्ते पर उतर के स्ट्रीट फाइटर, जिनका उनका नाम है, और ये लड़ाई लड़ूंगी। उसी दिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था रिजल्ट के बाद। तो और ये 58 की बात तो ये हुई है, 58 की बात उसके बाद ही ये चालू हुई है कि भाई कैसे भी तोड़ा जाए कि ममता बनर्जी शांत हो। क्या यह सच है कि ममता बनर्जी का फोन नहीं उठा रहे बहुत सारे विपक्ष के नेता, जैसा प्रदीप जी ने दावा किया है? अभिषेक बनर्जी पर जब हमला हुआ तो ममता बनर्जी को राहुल गांधी जी ने खुद फोन किया है, अखिलेश जी ने फोन किया है, ट्वीट तक किए गए हैं। चलिए, केशव जी दूसरी बात ये बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि बताइए, जो धर्म की बात करते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, ऑपरेशन लोटस मैंने जो देखा जा रहा है, जहां पर महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, दूसरे में जो भी दलों को तोड़ के अपने में मिला लिया गया। भारत जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश बना, आज देश का नाम क्या जाएगा कि छोटे हर दूसरे दलों को तोड़ दिया जा रहा है ऑपरेशन लोटस से, कुछ लोकतंत्र को खत्म कर दिया जा रहा है। बहुत अच्छा मैसेज है। धर्म की बात करने वाले राजनीतिक यहां पर ना प्रधानमंत्री जी को नजर आना, ना हमारे गृह मंत्री जी को नजर आया कि मेरे देश का नाम एक क्वेश्चन मार्क में आ जा रहा है। ठीक है, राम प्रकाश जी, 2021 का चुनाव होता है, मुकुल राय चले जाते हैं तृणमूल कांग्रेस में और 4 साल तक आपके विधानसभा अध्यक्ष उन पर दल बदल की कार्रवाई नहीं करते हैं। 4 साल तक। फरवरी 2026 में विष्णु प्रसाद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के चले जाते हैं टीएमसी में। भारतीय जनता पार्टी की एमएलए तापसी मंडल टीएमसी में शामिल हो जाती हैं। तब आपको ये अधर्म नहीं लगता है, लेकिन जब इधर से उधर जा रहे हैं, आपका अपना घर फूट रहा है, तब ये आपको अधर्म लगता है। सवाल ये है कि जब हमारा अपना ही सिक्का खोटा निकले तो सामने वाले से क्या शिकायत करना। भारतीय जनता पार्टी को भी तोड़िए ना, आप क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? देखिए, आप अगर ये बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तोड़िए, वहां पर अपनी सरकार बनवा लीजिए ना। हम तो चाहते हैं वहां पर तृणमूल की सरकार आए, आप तोड़ दीजिए, बना लीजिए। आप तो 15 साल तक वहां सत्ता में रहे हैं, पश्चिम बंगाल के संस्कृति से वाकिफ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, वहां के सारे अप्स एंड डाउन्स आपको मालूम है, सारे नुक्स और कॉर्नर मालूम है आपको। तोड़िए, वहां पर बनाइए। क्या आप नहीं चाहते हैं सत्ता में वापसी करना? कौन राजनीतिक पार्टी यहां पर तपस्या करने आती है? सत्ता के लिए आपका संघर्ष होता है ना, आप नहीं कर पाते हैं और आप अपने लोग चले जा रहे हैं, फिर आप उन पर उंगली उठाते हैं। आप खुद उनको रोक क्यों नहीं पाते हैं? वो तो कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की वजह से जा रहे हैं। सुनिए, ऋतुव्रत बनर्जी ने क्या बोला है, मेरी नेत्री अभी भी ममता बनर्जी है, उनको मैं मानता हूं। पार्टी के फाउंडर से, संस्थापक से किनारा थोड़ी कर सकते हैं वो तो हर कोई कहता है। शिवपाल उत्तर प्रदेश में जब अलग हुए थे, अखिलेश यादव से नाराजगी थी, तब उन्होंने कहा था कि मुलायम जी हमारे साथ हैं। नहीं, वही तो सवाल है। संस्थापक से तो सब जुड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ममता की जो चॉइस है अभिषेक बनर्जी, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये बात कह नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी तोड़ रही है।
नहीं, वो अभिषेक मारे उनकी कोई बात ही नहीं मानना चाहिए, हमारी चलेगा। विपक्ष का नेता वो जिनको बनना चाहती है वो बनेंगे ना, वो उनके नाम से बनेंगे। लेकिन 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 राम प्रकाश पांडे जी, बातचीत के हम आखिरी चरण में है। सच बात तो यही है कि विधायक दल का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा, वो विधायक चुनते हैं। ममता बनर्जी ने किसी एक नेता को चुना, विधायकों ने उन्हें खारिज कर दिया, तभी ये बगावत हो रही है। अगर विधायक उनके नाम पे राजी होते तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रदीप जी के पास चलते हैं। जी प्रदीप जी। देखिए, इस समय के जो आरोप हैं और इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये जिसकी पार्टी टूट रही होती है वो जानता है, लेकिन राजनीति में जो हमारी पार्टियों पे अक्सर आरोप लगाए जाते हैं, मेरा स्टांस बार बार वही क्लियर है कि जो आता है और जो जाता है। इसके पहले मैंने कई सारे सवाल पूछे कि क्या उनको लोकतंत्र के बारे में नहीं पता होता है, क्या उनको संविधान के बारे में नहीं पता होता है, क्या वो विवेकशील नहीं होते हैं, क्या उनको बेसिक संविधान की जो बातें हैं जिसके आधार पर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने जाते हैं या आते हैं, क्या उनको नहीं पता होता है। तोड़े जाने का आरोप लगाना जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुआ, उसको मान करके बार बार हमले करना, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संविधान से चलती है और इसमें किसी के व्यक्तिगत से नहीं होता है। संविधान की किताब ही हमारा धर्म है। प्रदीप जी, आप बार बार ये कह रहे हैं, पूरी बातचीत में आपने कहा कि आपका कोई रोल नहीं है जो कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपका रोल है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि आपने जनता से वादा किया था चुनाव के दौरान कि टीएमसी के राज में जो भी भ्रष्टाचार हुआ था, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था, उन पर कार्रवाई होगी। इन बागी विधायकों में जो भ्रष्टाचारी जिन पर आपने आरोप लगाए थे, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तब लोग कहेंगे कि पीछे से बीजेपी का सहयोग था। क्या कार्रवाई होगी? ये तो समय बताएगा। ये हमारे बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष ने जो पहली बार जो पब्लिकली जो बहुत बड़ी घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि पार्टी का संविधान मुझे ये अनुमति देता है क्योंकि राज्य का मैं नेतृत्व करता हूं, वो संगठन के मुखिया हैं, और उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात बोली थी और ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि साइड में या सोशल मीडिया पे कहा, वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस या वैसा मीडिया के बंधु थे वहां पे, उन्होंने ये घोषणा की कि भाई हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है और हमारी पार्टी एक बार स्टांस लेने के बाद मुड़ने के लिए नहीं जानी जाती है। आप देखेंगे हमारा इतिहास रहा है। लेकिन प्रदीप जी, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बीजेपी के बंद हैं। ये भाषण अमित शाह का सबने सुना था, दरवाजे खुल गए, नीतीश जी सीएम बने, अभी भी जेडीयू आपकी सहयोगी है। वो हमारे सहयोगी दल चुनाव के पूर्व से हैं, चुनाव के बाद से नहीं है। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया। राम प्रकाश जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रदीप जी जो बोल रहे हैं, तो मैं इनको ये बताता हूं, क्योंकि जो कि पश्चिम बंगाल में ही रहता हूं, कि जो लोकसभा के जीते हुए जितना नेता है उनसे इनका दल नहीं चलेगा, क्योंकि सामने पंचायत इलेक्शन आएगा, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आएगा, तो इनको कर्मी लेने पड़ेंगे और कर्मी वो तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम कांग्रेस वाले को ही लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं वो कभी संभव नहीं है। अरे बाहर से आदमी नहीं, वो दूसरे देशों से नहीं लेके आएंगे आदमी, दूसरे राज्यों से नहीं आएंगे, वो पश्चिम बंगाल के ही कार्यकर्ता जो तृणमूल कांग्रेस के हो, अरे उन्होंने तो मुख्यमंत्री ही बना रखा है तृणमूल कांग्रेस वाले को, आपको और क्या चाहिए? यही तो आपने भी किया था। 2011 में आप सत्ता में आए तो सीपीआईएम के सारा कैडर जो निचले स्तर पे था, धीरे धीरे आप में समाहित हो गया। जो आरोप आप सीपीआईएम के ऊपर लगाते थे कि चुनाव के दौरान हिंसा करवाते हैं ये लोग, पूरी तरह से खूनी राज बना रखा है एक, वही काम तो टीएमसी के राज में भी होने लगा था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि निचले स्तर पर जो लोग पहले लाल झंडा उठाकर चलते थे वही अब टीएमसी के 3 फूल वाला निशान लेकर चलते हैं। तो देखिए, ये तो मैं जो सच को बोला ना कि बाहर से कोई तो आएगा नहीं, वो जो दूसरे दल उन्होंने। चलिए तो ये इस तरह की बातें बोल के, अनर्गल बातें बोल के कोई फायदा नहीं है। समय की कमी है सर, फिर से आपसे बात करेंगे। आपके लिए तो सिर्फ इतना कहेंगे कि पार्टी को अपने बचाइए, अभी आप विधायकों से बातचीत करते रहिए, कौन कब कहां भाग जाए। आपका और बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने अपनी बातें रखी। आखिरी एक सवाल केशव जी आपसे भी होगा, आपको अभी बंगाल का भविष्य कैसा दिख रहा है और
बार बार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी असम की तरह बनाना चाहती है। असम में जैसे हिमंता कहते हैं कि सत्ता में भी हमारा हाथ है, विपक्ष में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, क्या यही दोहराने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल में? नहीं, दोहराने की कोशिश तो जरूर होगी। कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए संघर्ष करती है। कोई भी पार्टी यहाँ पर निस्वार्थ क्या मतलब, ऐसा तो थोड़ी है कि हर दिन हर समय विपक्ष में रहने की ही राजनीति करेगी ऑब्वियसली। और जब सत्ता में आती है पार्टियां तो वो चाहती हैं वो थोड़ा निष्कंटक राज्य उनके पास हो। ये एक प्रयास हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वैभव, जो मैं बात यहाँ पर करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा, हम जो संविधान का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी हमें यहाँ पर देखना और समझना होगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष का, जो भारतीय जनता पार्टी के होंगे अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में। बिल्कुल। पिछली बार यही हुआ था, पश्चिम बंगाल में जब तृणमूल की वापसी हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक उधर चले गए थे। और मैंने मुकुल रॉय का नाम भी कहा। अभी 4 साल तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष जो थे विवांदा, वो उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। आखिरकार कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, इन पर दल बदल कानून लागू होगा और इनकी विधायकी चली जाएगी। खैर, मुकुल रॉय अब दिवंगत हो चुके हैं, नहीं है इस दुनिया में। ऐसे मामलों में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तय करेंगे कि हाँ, जो डिफेक्शन करने वाले लोग हैं उनको अलग पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस वक्त पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपना चीफ व्हिप भी नहीं बनाया होगा, अन्यथा ऐसे मामलों में व्हिप का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो अभी व्हिप भी नहीं है, कोई से भी नहीं है, जो भी चाहे विधायक जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अंततः विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका होगी इसमें वही निर्णायक होगी। हालांकि उन पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होता है, वो चीज़ें कोर्ट में जाती है और कोर्ट फिर फैसला देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है इस वक्त, सत्ता भी उनका है और विपक्ष भी उनका होता हुआ दिख रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए ही भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत नहीं होगी। आपने वो बात भी कही है वैभव प्रकारांत से जी। भारतीय जनता पार्टी का निशाना केवल टीएमसी के विधायक नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने के लिए उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और केंद्र में अपनी सरकार भी है। राज्यपाल अपनी मर्जी का होगा, विधानसभा अध्यक्ष अपना होगा, तो सारी व्यवस्था है वहां पर। इनके निशाने पर वो कुछ सांसद भी होंगे जो शायद टूटकर एनडीए के फोल्ड में आ सके, या तो डायरेक्ट अपनी अलग पार्टी बना के आए, या तृणमूल को 2 टुकड़े में बांट कर आए, या सीधा भारतीय जनता पार्टी में विलय करके आए, किसी भी तरह से आए। इनकमिंग फ्री है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी चाहे आए, उनका वो दोनों हाथों से स्वागत करेंगे। और खासकर जो केंद्र सरकार की स्थिति है उनको बिल पास कराने के लिए भी, न केवल सत्ता में सहयोग के लिए, बिल पास कराने के लिए भी संख्या बल की समय समय पर जरूरत पड़ती रहेगी। तो मुझे लगता है कि लाख भारतीय जनता पार्टी इनकार करे, उनके नेता कहते रहें, लेकिन शायद लोगों के मन में यह बात तो रहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, उनके एक्यूमेन में ये चीज है कि पार्टियों को तोड़ा जाए। और इट इज परफेक्टली फेयर इन पॉलिटिक्स। जैसे कहते हैं जंग में और प्यार में सब जायज है, तो पॉलिटिक्स में भी सब जायज है। बिल्कुल। और देखते हैं आगे क्या होता है भविष्य में। टीएमसी क्या सच में टूट जाती है? अगर टूट होगी तो कितने लोकसभा के सांसद जाएंगे, राज्यसभा के सांसद कितने जाएंगे, और विधायकों की असल संख्या क्या होती है? क्या 58 ही रहेगी या इससे ज्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि इससे कम होगी तो 2/3 बहुमत फिर नहीं रह जा पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि 50-55 से ज्यादा ही विधायक हों बागी गुट के पास। देखते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि 4 मई को नतीजे आ गए तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा थोड़ा कम हो जाएगा, सियासी सरगर्मियां कम हो जाएंगी, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हो रही हैं। अभी बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की तरह वहां भी 2 टीएमसी देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल तक की जो भी जानकारी थी, जानकारी का विश्लेषण हमने किया। हमारे विशेषज्ञों ने, पार्टी के प्रवक्ताओं ने बताया कि उनका पक्ष क्या है, और देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो भी आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.